नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हरियाणा में मनोहर सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं और 9 साल पूरे होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और बहुत सारी बातों को लेकर कहा कि जो काम पहले नहीं हुए इस सरकार ने वो सब कुछ कर दिखाया है। और फिर उसके बाद बहुत सारी चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जहां एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियों का जिक्र कर रही है तो वहीं विपक्ष की तरफ से सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर यह सवाल खड़ा होता है कि 9 साल कितने कमाल रहे, कितना कमाल हुआ। एक तरफ मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा और अपनी उपलब्धियां गिनवाने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी उस वक्त प्रदेश के अंदर निराशा, अवसाद का वातावरण था, क्षेत्रवाद का बोलबाला था, लेकिन आज प्रदेश में हर स्तर पर सुधार हुआ है। साथ ही पीएम मोदी के विजन से गरीब के जीवन में सुधार आया है। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा, वो आपको सुनाते हैं। आपको भी ध्यान में होगा कि सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। हमारे 5 S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया, ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। वो जो अवसाद है उसको प्रसन्नता में बदला है, आम आदमी की जो जरूरत है उसको पूरा किया है और जिनको जो लूट खसोट करते थे उसके लिए अब कोई स्थान नहीं है जिसके कारण से हम कह सकें कि कोई लूट खसोट करेगा। हर एक का जो अधिकार है वो सुरक्षित है, लेकिन जिसका अधिकार नहीं है और वो छीनने की बात करेगा तो किसी को छीनने नहीं दिया जाएगा। ये हमारा संकल्प है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो इस नाते से सबको साथ लेकर जाति पाति के सारे सिस्टम से ऊपर उठ करके हरियाणा एक, हरियाणा में एक, ये हमारा एक मौलिक चिंतन भी है और उसके ऊपर हम खरे उतरे भी हैं। हमने कभी भी जातियों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार का यह दावा है कि जितना बेहतर काम इस दौरान हुआ है कभी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई है प्रदेश को, प्रदेश में पहले निराशा का वातावरण था उसको दूर किया है, लूट खसोट हुआ करती थी अब उसका हरियाणा में स्थान नहीं है। लेकिन साथ में पूर्व सरकारों पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कह रहे थे मुख्यमंत्री, वो सुनिए। जब 14 में व्यवस्था संभाली थी उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी, यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। उस उम्मीद के साथ चुनने के कारण से ही हमारे सामने एक चैलेंज भी था और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि ये आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई, कल गई के परसों गई। सरकार जाने के लिए बहुत लोग धारणा बना के बैठते थे। हमने भी कहा कि हाँ, हमें कोई अनुभव, वैसा अनुभव नहीं है जो लूटमारी वो लोग करते थे। सरकार को भी लूटते थे, जनता को भी लूटते थे और लूटने के साथ कूटते भी थे। 9 साल सरकार को हो चुके हैं, 1 साल अभी और बाकी है। लेकिन साथ में एक और बात कही जा रही है कि एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता के दिल में बीजेपी ने जगह बनाई है
और अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी का भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, वो भी सुनिए। हमारे वोट 14 की अपेक्षा 19 में 3% बढ़ गए, लेकिन एक सामने वाले खेमों में थोड़ा भय था, थोड़ी एक छटपटाहट थी, और उस छटपटाहट में से बीजेपी को ना आने दिया जाए, इस नाते से बहुत लोगों ने अपने मंसूबे बनाए, जिसके कारण से सीटें हमारी साथ कम हुई, लेकिन जनता ने प्यार हमारे प्रति बढ़ाया। लेकिन विपक्ष की तरफ से एक सवाल हरियाणा में भ्रष्टाचार को लेकर उठाया जाता है। उस पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया कि करप्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले जो हालात थे उसमें सुधार हुआ है। अब प्रदेश में लूट खसोट करने वालों का कोई स्थान नहीं है। जिनको जो लूट खसोट करते थे उसके लिए अब कोई स्थान नहीं है, जिसके कारण से हम कह सकें कि कोई लूट खसोट करेगा। हर एक का जो अधिकार है वो सुरक्षित है, लेकिन जिसका अधिकार नहीं है और वो छीनने की बात करेगा तो किसी को छीनने नहीं दिया जाएगा, ये हमारा संकल्प है। और अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व की सरकारों पर निशाना भी साधा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी एक बार फिर से तीखा वार किया। मैंने बताया कि ये जनता को ही देखना है, भूपेंद्र हुड्डा क्या कहेंगे या कोई और आदमी क्या कहेगा। वो जो जिन्होंने बरगलाने का काम करना है आम जनता को करना है, और बाकी उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, जिस प्रकार के वो बेरोजगार हो गए हैं, जिस प्रकार का उनके हाथ में कुछ लगता नहीं है, एक तड़पन है। 9 साल के बाद उनको लगता है इस बार भी अगर नहीं आया तो लंबे समय तक फिर चले जाएंगे। अब तो बाकी हम और आप तो एक ही स्टेज पर खड़े हैं। अब सरकार की तरफ से कहा गया, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि पहले भय का वातावरण था, निराशा में प्रदेश के लोग डूबे हुए थे, हमने उससे बाहर निकाला। प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा है, लूट खसोट का कोई स्थान नहीं है। हरियाणा में रोजगारों को लेकर सरकार बेहतर काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले मंत्र पर काम हो रहा है। तो हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बीजेपी की सरकार जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। 9 साल हुए। 9 साल पहले 2014 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में नंबर 1 था। प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में 1 नंबर था। नौकरी देने में नंबर 1 था। कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। खेल खिलाड़ियों में सबसे 1 था। आज क्या परिस्थिति है? हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, और महंगाई नंबर 1 में है। और आपका कानून व्यवस्था का आप देख रहे हो, अपराध में ऊपरले प्रदेशों में आ गया। अपराध जितनी तेजी से बढ़ रहा, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे दलितों के प्रति हो, हर चीज में इनका इजाफा हो रहा है। और नौकरी देने की तो कोई बात ही नहीं। नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, और हरियाणा को अपने स्थान से खिसका दिया। ये अचीवमेंट है। बाकी इनके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है ये कहने के लिए हमारे पास ये उपलब्धि है। कोई बड़ी इंस्टीट्यूट लेके आए हो, बड़ी इंडस्ट्री लगी हो, कोई मेट्रो बढ़ाई हो, भाई कोई पावर का जनरेशन का लगा, मांग हर चीज की बढ़ रही है। महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब ये कहते हैं अगर ये पिछली सरकार में तो 84,000 नौकरियां लगी थी, हमने इतने लगा। अरे 84,000 तो तुम पब्लिक सर्विस कमीशन और सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन की बता रहे हो। जो पुलिस में, शिक्षा में टीचर्स का 1 लाख टीचर में भर्ती करे, पुलिस के इतने करे, वो कहाँ गए? तो इनके पास कुछ है नहीं देने को, इनका लिफाफा खाली है। लोग मन बना चुके हैं, हरियाणा के 36 बिरादरी मन बना चुके हैं, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। और बाकी जो है इनकी तफसील से खुलासा मैं 2 तारीख को चंडीगढ़ में करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की उपलब्धियों को कह रहे हैं कि लिफाफा खाली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है। सरकार की तरफ से जिन जिन बातों का जिक्र किया गया, हर घर को पानी नल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का जो काम चल रहा है, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी जा रही हैं, सबका साथ सबका विकास के हिसाब से प्रदेश में विकास हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। मुख्यमंत्री की उपलब्धि यह है कि 9 साल में हरियाणा प्रदेश पूरे कर्ज के जाल में फंसा दिया है। आज जो 70,000 करोड़ का कर्जा था 2014 में, वो 4 लाख करोड़
रुपए को पार कर गया है। आप किसी भी गांव में मेरे साथ चले, आप चले जाओ, एक किसी गांव में बता दो कि जहां हर घर हर नल, जो ये बात कर रहे हैं, हर घर में नल और नल में जल, इन्होंने ये स्कीम अगर पहुंचाई है, आप किसी गांव में जाकर के बता दो कौन कौन के घर में नल लगा है और किसके में जल आ रहा है। कौशल विकास के जरिए कोई रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई है? क्या ये गरीब लोगों का अपमान नहीं है? क्या गरीब लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र नहीं है? क्या गरीब लोगों को वंचित करने का, जो जॉब से वंचित करने का ये षड्यंत्र नहीं? गांव में जाकर के पता करो कि कहीं पे 24 घंटे की बिजली है। सरप्लस बिजली तो हुड्डा साहब के समय में देने का काम किया था। इनको जब सत्ता सौंपी थी उस समय जो समझौता किया था अदानी पावर के साथ में, वो 2 रुपये 94 पैसे यूनिट के हिसाब से किया था और 25 साल तक चलना था, वो 2033 अगस्त तक। वो उसको क्यों अदानी ने बंद कर दिया? तो अच्छी बात लगी आपको 9 साल में कि भाई ये बेटर काम कर दिया? ये अच्छी बात तो इनकी कोई है नहीं, सिर्फ नफरत की बात है कि लोगों में किस तरह से डिवाइड एंड रूल, किस तरह से लोगों में नफरत पैदा की जाए, किस तरह से झगड़े पैदा करे जाए। अब सरकार का कमाल कितना रहा है 9 साल में, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, बल्कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त जो काम 9 साल में हुए हैं पहले कभी नहीं हुआ और सरकार सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ रही है। एक तरफ बीजेपी के लगातार नेता ये कह रहे हैं कि हम फिर से सरकार में आएंगे, विपक्ष का ये कहना है कि इस बार बीजेपी सरकार से जा रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, हमारे साथ टीपू पोंडिया जी जुड़ चुके हैं जेजेपी से, और हमारे साथ रजत पंजेटा जी जुड़ चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोफेसर विधु रावल जी, सरकार के 9 साल पूरे होने पर आपको बधाई। सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई गई और एक बहुत अहम बात उन्होंने कही कि जब हमने सत्ता संभाली थी, जब सरकार में आए थे तो प्रदेश में निराशा का वातावरण था, लेकिन आज प्रदेश में सभी के लिए काम हो रहे हैं। लेकिन उन तमाम कामों पर जिन जिन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। बेरोजगारी को लेकर कहा गया कि नंबर 1 है, महंगाई बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, इन चीजों में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास में नहीं। नासिर जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से खबरें अभी तक के सभी दर्शकों को नमस्कार और हमारे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्ते। देखिए, उनका विपक्ष का जो कहना है वो तो कहना ही है, उस बारे में तो जरूर करेंगे, लेकिन 2014 से पहले जिस प्रकार से भय, भूख और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को जातिवाद ने, क्षेत्रवाद ने, मुख्यमंत्री को रोहतक से बाहर हरियाणा दिखता ही नहीं था, रोहतक तक ही आके खत्म हो जाता था, और परिवारवाद ने, अपने घर, अपने बेटे, अपने और परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं था। एक उस प्रकार के कुचक्र से हमने हरियाणा को बाहर निकाला। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा, लूट तो होती थी, लूट के साथ कूट भी होती थी, ये लोग लूटते भी थे और डंके की चोट पर कूटते थे। किस प्रकार से ऐसे लोगों के हाथ से, इन लोगों के हाथ से, इनके चंगुल से हरियाणा को हमने बाहर निकाला और जनता की सरकार। आपसे बस एक बात और, आज हरियाणा मैं बस एक बात पूछ रहा हूं कि लूट तो होती थी और लूट के साथ कूट भी होती थी। ये कूट वाला जो इशारा था, ये किस पार्टी की तरफ था, किस सरकार की तरफ था, कौन कूटता था? कूट बताता हूं जी, कूट बताता हूं। हमसे पूर्ववर्ती कैसे होते थे, हमसे पूर्ववर्ती जो थे कैसे होते थे। मशहूर हुआ करती थी एक बात कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर बैठा होता था, वो इशारा करता था और अगले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग वहां जमीन पर कब्जा करने पहुंच जाया करते थे। मेरे पानीपत में ऐसे सैकड़ों मामले हैं कि ऐसा कहा जाता है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों ने कब्जा है, वो कब्जे भी छुड़वाए हैं और बहुत जगह पर ऐसी चीजों को निरस्त किया है। उससे पहले वाली सरकार ने लिबर्टी के बाहर जो है, करनाल हमसे ज्यादा दूर नहीं है, लिबर्टी के बाहर खड्डा खुदवा दिया था भाई, और किस प्रकार से कूटा करते थे, विधायकों तक को कूटा करते थे वहां तेजा खेड़ा फार्म में। मैं आज अपनी उपलब्धियों के बारे में ज्यादा चर्चा करना चाह रहा हूं। नासिर जी, आप बार बार घुमाकर मुझे वहां लेकर जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने जनता के दिल में जगह तो बनाई, साथ में चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। भूपेंद्र हुड्डा ने अभी जो कुछ कहा, उन बातों को ही अगर पहले खींच लें, उन्होंने कहा 1 लाख टीचर भर्ती कर दिए। मुझे नहीं पता, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, इतना झूठा पूर्व मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर नहीं होगा
जो मुख्यमंत्री जैसे इतने बड़े पद पर रहा, 1 लाख कहते हैं भर्ती कर दिए टीचर्स मैंने। अच्छा, वो 1 लाख जो टीचर भर्ती किए थे, आज कुल टीचर्स की संख्या, जिनमें से 14,000 तो एक बार हमने एक भर्ती में निकाले, पीजीटी टीजीटी की अलग थी, और किस प्रकार से हमने अलग किए, हमारी आज कुल टीचर्स की संख्या है 91,356, जो मैंने लास्ट पता किया। 1 लाख किए तो कहां गए वो टीचर्स, और उनसे पहले वाले टीचर्स कहां गए, और उनके बाद जो हमने भर्ती किए वो कहां गए? इतना बड़ा झूठ। कहते हैं प्रति व्यक्ति आय में हम सबसे अधिक थे, 1,37,000 प्रति व्यक्ति आय थी 2014 में, अक्टूबर में जब हमने सत्ता संभाली थी। आज 2,96,685 रुपए। देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय की जो सूची है, उन राज्यों में हमारी शुमार है। किस प्रकार से ये जो है बड़ी बड़ी बातें। बिजली की बात करते हैं, कह रहे अडानी पावर से लेते थे, कितने गांव इनके समय में जो है 24 घंटे बिजली देते थे? केवल 300। लेकिन सर, मैं विदुर रावल जी, मैं बस एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा है, वो कह रहे हैं कि कर्ज में डुबो दिया हरियाणा को। साहब, कर्ज तो इतना था कि इनकी बिजली के भी बात मैं कर रहा था, बिजली कंपनियों पर ही इनका जो कर्ज था 28,000 करोड़, 28,500 करोड़ छोड़कर गए थे, और बैंकों ने मना कर दिया था कर्ज देने से। केवल बिजली कंपनियों का हमने कर्ज नहीं उतारा, आज वही दोनों बिजली कंपनियां जो हमने जब नीति शुरू की तब 34,000 तक बढ़ चुका था इनकी कुनीतियों के कारण, वो 34,000 करोड़ से कम करते हुए आज वो 1,500 से लेकर 2,000 करोड़ के मुनाफे में है साहब। और यही नहीं, हिंदुस्तान में सबसे अधिक अगर कहीं पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है तो हमारे हरियाणा में मनोहर लाल जी के समय मिलती है। ये 750 पर छोड़कर गए थे, आज 2750 हो गई, थोड़े दिनों में 3,000 हो जाएगी। अगर हिंदुस्तान में सबसे अधिक फसलों को कोई एमएसपी पर खरीदता है, किसान की फसलों को एमएसपी पर हम 14 खरीदते हैं। केवल मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, केवल 10 सेकंड, क्योंकि आपने बीच में सवाल पूछे हैं, मैं बात नहीं रख पाया अपनी। मैं ये जल्दी से आपको बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे अधिक कहीं पर भावांतर भरपाई दी जा रही है किसान को, तो हम दे रहे हैं। बीपीएल परिवार पूरे हिंदुस्तान के लिए जो मापदंड है वो तो है, किसी का 1,20,000 है तो वो बीपीएल परिवार है। हरियाणा के अंदर हमने उस बात को बढ़ाकर 1,80,000 को भी कहा कि नहीं, उसको भी बीपीएल के लाभ देंगे। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मनरेगा की अगर मजदूरी दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं 357 रुपए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं इतनी है। बीपीएल परिवार की बेटियों को 71,000 रुपए जो शगुन योजना के तहत देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं है। सबसे पहले हमने, किसी ने कोई मांग पत्र नहीं दिया था शिक्षित पंचायतों के लिए, हमने पहल कर हरियाणा के अंदर। मैं फिर आऊंगा विदुर रावल जी आपके पास। हमने सबसे पहले प्रतिनिधित्व जो सबसे ज्यादा चीजें और सबसे ज्यादा मूल्य फसलों का 8% तक लेकर आना, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत पर्ची और खर्ची सिस्टम पर हमने अटैक किया। इनकी स्किल यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान में बनाई, हमने बनाई। ठीक है विदुर रावल जी, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। अब हमारे साथ नेता कांग्रेस बालमुकुंद शर्मा भी जुड़ चुके हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, जब मौजूदा सरकार, मनोहर सरकार प्रदेश में सत्ता में आई, तब प्रदेश में आपकी सरकार जब गई थी तो, और जब बीजेपी ने सत्ता संभाली तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उस वक्त प्रदेश में निराशा का माहौल था, क्षेत्रवाद का बोलबाला था, भाई भतीजावाद का बोलबाला था। आज प्रदेश में फसलों का दाम सबसे बेहतर दिया जा रहा है दूसरे राज्यों की तुलना में। लड़कियों को शगुन दूसरे राज्यों की तुलना में शादियों के लिए ज्यादा दिया जा रहा है। प्रदेश के अंदर रोजगार को लेकर नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। 75% रोजगार की जो बात आई थी नए उद्योग धंधों में, वो योजना लागू हो रही है। यानी हर लिहाज से प्रदेश का विकास लगातार सरकार कर रही है। अब एक सरकार और क्या कुछ काम करे, इतने सारे तो काम हो रहे हैं। नासिर जी, जब किसी चीज का अगर कोई काम गिनवाने लगे, मैं भी अब जैसे आपके साथ डिबेट में रूबरू हूं, पूरा हरियाणा में देख रहा हूं। 10 साल हमारी सरकार रही प्रदेश में, 2004 से 14 में, और अब 9 साल इनको हो गए। उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है तुलनात्मक अध्ययन, उसकी तुलना करी जाए। वो तुलना 3 तरह से मैं करना चाहता हूं। पहले तो इन्होंने क्षेत्रवाद की बात की। हमारी सरकार में 19 यूनिवर्सिटियां बनी शिक्षा के क्षेत्र में, ये दोनों तरह की तुलना कर लें। हमने 19 यूनिवर्सिटी बनाई 10 साल में, इनने कितनी बनाई, इनके प्रवक्ता बता दें। वो 19 यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, क्षेत्रवाद की बात करें। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनी भिवानी में, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनी जींद में,
श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी बनी मीरपुर में जो रेवाड़ी में है, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनी सोनीपत में, अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनी सोनीपत में, चौधरी देवीलाल के नाम पे यूनिवर्सिटी थी, 2 कमरे थे, हमने पूरी यूनिवर्सिटी को प्रफुल्लित किया सिरसा में। हमने उत्तर भारत का महिला विश्वविद्यालय बनाया, भगत सिंह, बहुत बड़े संत हुए हैं, भगत सिंह फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, फूल भगत सिंह, ये मतलब प्रदेश के हर कोने में हमने यूनिवर्सिटी 19 बनाई हमने। फिर हमने 4 पावर प्लांट लगाए हमने। एक हमने खेतगढ़ में लगाया जो कि हिसार में इस कोने पे पड़ता है हरियाणा के। 2 हमने जांडली में लगाए जो एनसीआर में पड़ते हैं, झज्जर में, जांडली में और खानपुर कला में। एक हमने परले कोने पे लगाया यमुनानगर में। क्षेत्रवाद की बात करते हैं, पूरे अलग अलग कोनों में पावर प्लांट। इस सरकार में कोई पावर प्लांट नहीं लगा। ये तुलनात्मक अध्ययन होगा ना। हमने 19 यूनिवर्सिटियां बनाई, इन्होंने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। हमने फिर एक पूरी बात होने दीजिए सर मेरी, मैंने देखो मतलब उनको आपने पूरा समय दिया, काम की बात करते वक्त लगेगा। हमने रेल लाइन बनाई, जैसे जींद से दिल्ली वाया सोनीपत रेल लाइन बनाई हमने, और जींद से सोनीपत वाया, जींद से दिल्ली वाया सोनीपत, और दिल्ली से सिरसा वाया हिसार नई रेल लाइन बनी, रोहतक से रेवाड़ी। और एक बहुत बड़ी बात, हमने रेलवे कोच फैक्ट्री लगाई, मतलब उसको हमने अलाउड कराया, नींव पत्थर रखवा, खेड़ा खेड़ी गुआना सोनीपत में, वो इन्होंने बंद करवा दी। इस हरियाणा के एनसीआर 3 तरफ लगता है, नहीं ठीक नहीं, अभी काम चल रहा है हमारी तरफ से। आपने आप कह दो ना कि भाई यूनिवर्सिटी बनवाई, ये किया, बाकी दिल्ली से गुड़गांव और दिल्ली से, सुनो तो, नहीं दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, यानी कि 3 तरफ मेट्रो हमने। ये बता दे भाई कौन सा 1 किलोमीटर मेट्रो का इन्होंने बनवाया है। मैंने 4 या 5 आईने दिखा दिए इनको। ये जो रूटीन के काम कह रहे हैं, जो ये महिला, ये विकास, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई कितने आपने कॉलेज बनाए बेटियों के लिए? हमारे समय में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटियों के लिए तैयार हुआ, ये कंपेरेटिव रख ले। अभी 1 घंटे की डिबेट में कांग्रेस ने बनाया, उससे दुगने महिला कॉलेज हमने बनाए। हमारे हमसे पहले 40 साल में बने, हमने 9 साल उससे दुगने कर दिए। ये तो अच्छा, फिर एक और बात है, 2004 में जब हम 14 में हमने कितना कर्ज लिया, और इन 9 साल में कितना कर्ज लिया? हमारे से 3 गुना कर्ज लिया। ये बता दो कर्ज गया कहाँ? हमने तो जो कर्ज लिया इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कराया। हम ये आपको बता दिया भाई, एक भी पावर, और ये तो हमने 4 पावर प्लांट गिराए हैं। मैं माफी चाहता हूँ खुद से ही। एक हमने सर एक बार सबकी प्रतिक्रिया ले लूंगा, जितना टाइम आपको दिया उनको दूंगा, फिर उतना टाइम मैं जेजेपी वाले प्रवक्ता और इनेलो वाले प्रवक्ता को भी दूंगा, फिर उसके बाद फिर हम आगे बहस को आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ बातें और बाद में गिनाइएगा। वाल्मुकुंद जी, जो सवाल है उस पर आप बोलिएगा, लेकिन जल्दी से एक बात आप कुछ कह रहे हैं। एक भ्रष्टाचार पर रहेगा, भ्रष्टाचार पर और गिना दीजिए। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। हमारी 10 साल में हमने 10 साल में कोई भी किसी तरह का आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। कोई अटैची नहीं मिली हमारे राज्य में, इनके राज्य में अटैची मिली। एसएस बोर्ड पे छापे पड़े, पेपर लीक के 140 आदमी जेलों में पड़े हैं जो पेपर। ठीक है बालमुकुंद जी आप कह रहे हैं कि अब अटैची से काम चलता है, पहले पर्ची खर्ची से आरोप लगते हैं, अब आरोप लग रहे हैं अटैची के। मैं आ रहा हूँ आपके पास। 100 आदमी, इस सरकार ने 100 आदमी, इस सरकार ने 100 आदमी मारे हैं, इस सरकार ने 100 आदमी मारे, 100 आदमी मारे जाट आंदोलन में, 40 पंचकुला में। ठीक है बालमुकुंद जी, मैं आता हूं आपके पास, दोबारा से आता हूं सर। टीपू जी, आप भी सरकार में सहयोगी हैं। 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र आज हुआ, बेहतर काम हुए। उस 9 साल में 5 साल अलग और 4 साल अलग किए जाएंगे, तो इन 9 सालों को मिलाकर कितनी उपलब्धियां रही, और सबसे बेहतर वाला कौन सा कार्यकाल रहा? 5 साल वाला पहले वाला, बाद वाला 4 साल वाला? देखो नासिर जी, कोई भी सरकार जब बनती है प्रदेश में, उसका वो कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा प्रदेश हित में काम करवाए जाए। और रही बात में जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, जो आज 4 साल जननायक जनता पार्टी को सरकार में हो गए हैं, आप 4 साल का गिनाएंगे, 9 साल का बताएंगे पूरा? नासिर जी, मुझे आप बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए जी। जिस प्रकार आज 4 साल जो जननायक जनता पार्टी को सरकार में हो गए हैं, और प्रदेश को एक ओजस्वी उप मुख्यमंत्री मिला है, जो जिस समय वो दुष्यंत चौटाला जी जो प्रदेश में सांसद होते थे, और सांसद होते हुए उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि रोजगार मेरा अधिकार, और उस मुहिम के तहत उसने नौजवानों को वादा किया था कि 75% जो निजी
जो कंपनियों में आरक्षण दिया जाएगा तो हरियाणा के नौजवान को दिया जाएगा, और जब सरकार में हिस्सेदारी हुई तो किस प्रकार उसको अमलीनामा पहनाने का काम किया और 75% युवाओं को रोजगार का जो बिल है वो पास करवाने का काम किया। जिस प्रकार सरकार आने से पहले जो हमारी पार्टी की जो श्रीमती नैना चौटाला जी ने वादा किया था कि हम महिलाओं को सरकार बनने के बाद 50% पंचायती चुनाव में आरक्षण देने का काम करेंगे, हमने उसको निभाने का काम किया। कभी किसी की सोच रही होगी स्त्री पूर्ति पोर्टल की, लेकिन हमने उसको पूरा करने का काम किया। आज किस प्रकार सिर्फ 2 घंटे के अंदर 2000 किसान अपने आप को स्त्री पूर्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाने का काम कर सकते हैं। जिस प्रकार आज एक गांव की अगर मैं बात करूं, गांव में एक बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, कितने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, और आज गांव में ही एक सीएससी सेंटर पर बैठ करके कोई भी अप्लाई करे और बीपीएल कार्ड बनने का काम हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। और ऐसी अनेकों योजनाओं का लाभ, और किस प्रकार हमने उसको फैमिली आईडी से जोड़ने का काम किया, और फैमिली आईडी से अनेकों योजनाओं का लाभ आज एक आम जनमानस को, हरियाणा के आम जनमानस को मिलने का काम हो रहा है। आप ये कह रहे हैं, अब टीपू जी अब मेरा सवाल आपसे ये कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो भी काम इस वक्त हो रहे हैं इन 4 साल में जब से आपकी सरकार है, ये आप लोगों की सोच थी, चाहे पोर्टल की बात हो चाहे फैमिली आईडी की बात हो, इसको आगे बढ़ाया गया है, इसमें बीजेपी का कोई कमाल नहीं था? देखो नासिर जी, कोई भी काम हुआ है सरकार में, जो गठबंधन की सरकार में हुआ, दोनों की सहमति से हुआ है काम। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने बात करी कि जब दुष्यंत चौटाला जी सांसद थे, उन्होंने मेरा रोजगार मेरा अधिकार की मुहिम चलाई थी, और 75% का वादा जननायक जनता पार्टी का वादा था, और जो इसको पूरा किया, और 50% महिलाओं का जननायक जनता पार्टी का वादा था, इसको पूरा। अब मेरा एक और छोटा सा आपसे सवाल है, मेरा एक और सवाल है कि हम इस सरकार को 9 साल की जो उपलब्धियां सीएम ने गिनाई हैं, इसके 2 भाग हैं। एक है पूर्णतः बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार और एक है गठबंधन वाली सरकार। तो इन दोनों कार्यकालों में कौन सा कार्यकाल ज्यादा बेहतर रहा? देखो नासिर जी, इन दोनों कार्यकालों में जो इस बार का जो कार्यकाल है गठबंधन की सरकार का, इसमें काफी अनेकों नए काम हमें देखने को मिले, और जिसका मैं जिक्र आपसे मैं बार बार कर रहा हूँ। ठीक है सर। जिस प्रकार आज इस सरकार में जो युवाओं को जो नौकरी की जो अगर बात की जाए तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम इस कार्यकाल में बना है। ठीक है सर। और जिसमें जो डीसी रेट पर जो भाई भतीजावाद होता था वो खत्म होने का काम हुआ है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार मैं उनको बाल मुकुंद शर्मा जी को सुन रहा था, इन्होंने यूनिवर्सिटी गिनवाने का काम किया कांग्रेस सरकार में, पावर प्लांट गिनवाने का काम किया, लेकिन ये भूल गए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में सेक्शन 4 और 6 का डर दिखा करके किस प्रकार किसानों की जमीन हड़पने का काम चौधरी। ठीक है सर, मैं आपके सवालों के साथ आगे बढ़ूंगा। अब एक प्रतिक्रिया रजत पंजेटा जी की। रजत पंजेटा जी, प्लांट है वो मजबूर हो गए थे, 9 साल हरियाणा छोड़कर आपके हिसाब से कितने कमाल रहे? एक तरफ सरकार की तरफ से उपलब्धियों का जिक्र किया जा रहा है, और कुछ बातों पर लूट खसोट की बात, भ्रष्टाचार की बात, निराशा का वातावरण था पहले, लेकिन वो सब खत्म किया मौजूदा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब से मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने एक और बात कही कि पहले लूट भी होती थी और कूट भी होती थी, और कूट होती थी, लूट होती थी, कहां पर होती थी, कैसे होती थी, उसका जिक्र विदु रावल जी ने भी कर दिया। आप बताइए। देखिए नासिर जी, विदु रावल जी ने नाम लेके कहा तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर विधायकों की कूट होती थी, तो या तो वो किसी विधायक का नाम लें आगे आकर, नहीं तो ये सीधा डेफेमेशन है, ये मानहानि है सीधा सीधा। किसी का वो घर है, किसी का पैतृक निवास है, वहां पे उनके घर की खुशियां गम सारे मनाए जाते हैं। तो कोई कूट की कोई जगह होती तो आप किसी का घर के तो बदनाम ना कीजिए, किसी का पैतृक निवास है वो। तो या तो अगर आपके पास कोई पुख्ता जानकारी है तो अभी डिबेट में जनता के सामने बताएं, नहीं तो किसी को बदनाम करने की, किसी के घर को, और हर एक का घर पवित्र है। अगर मैं आज विदु रावल जी के घर के बारे में भी कुछ बोलूं तो वो मुझे भी शोभा नहीं देगा। तो ऐसी सुनी सुनाई बातें, और इन्होंने लिबर्टी का जिक्र किया। एक तो प्रवक्ता बोल रहे थे कि लिबर्टी की फैक्ट्री ही चली गई। इनको मालूम होना चाहिए कि वो सीवेज के लिए अगर वहां पे जेसीबी गई तो वहां सीवेज के लिए साथ में पूरी पाइप बिछनी थी, पूरी लाइन बिछनी थी, उसको उन्होंने उठा के पूरा का पूरा आपने उसको बना दिया। वो सरकारी काम है, वो तो होगा ही। फैक्ट्री तो तब भी वहां थी, आज भी वहां है। एक तो कह रहे थे हरियाणा से ही चली गई। चलिए, इतनी छोटी बातों के ऊपर अपना स्तर ना गिराते हुए,
सरकार के बारे में बात करते हैं। सरकार में इन्होंने कहा कि आप मतलब बहुत बेमिसाल हैं। एक वर्ग बता दीजिए जो वर्ग खुश हो। पूरे हरियाणा के अंदर कोई वर्ग आंदोलित ना हो, किसानों को लेके, कर्मचारियों को लेके, गृहिणियों को लेके, बच्चों को लेके, स्टूडेंट को लेके, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है। और सब पे मैं थोड़ा थोड़ा समय लूंगा आपसे और बीच में अनइंटरप्टेड कोई मेरे को ना बोले। पहली बात तो किसान के ऊपर आते हैं। इन्होंने आय दुगनी का किसान का जो है इनके घोषणा पत्र में था पिछली बारी, आय तो दुगनी नहीं की। एमएसपी पे कानून नहीं बनाया, 3 काले कानून ले आए, उसमें 750 किसानों की शहादत हुई। एमएसपी पे आज तक कोई कानून नहीं बना। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बाजरे के लिए भी भावांतर भरपाई के बाद भी उसको एमएसपी किसान को नहीं मिली, उसके लिए टोकन काट दिए। कोई 4 ट्राली लेके आया, उसको 1 टोकन दे दिया, उसको कैप लगा दिया तो 20 क्विंटल से अधिक बेच ही नहीं सकता। ऐसी हर बारी कभी नमी के नाम पर, कभी अधिक तोल के नाम पर किसान का बुरा हाल कर दिया। वक्त पे उसे डीएपी खाद नहीं मिलती, वक्त पे उसको पावर जो चाहिए होती है बिजली वो नहीं मिलती। उसके बाद आते हैं महंगाई के ऊपर। पोर्टल भी बीच में डाल दीजिए, पोर्टल के जरिए खेती हो रही है आजकल, सारा कुछ पोर्टल के लिए, राशनिंग भी पोर्टल के जरिए से हो रही है सारा कुछ। उसके बाद महंगाई पे आते हैं। सिलेंडर क्या रेट था, आज क्या रेट है, सबको मालूम है। सिलेंडर में जल्दी बोलता हूं क्योंकि काफी पहलू कवर कर रहे हैं। सिलेंडर, पेट्रोल, सीमेंट, सरिया, रेता, सब कुछ महंगा। उसके बाद अगर आ जाए तो बिजली के बिलों को आप देख लीजिए। हर एक घर की दिक्कत है, ये आसमान छू रहे हैं। 4 ये कह रहे हैं ना बिजली कंपनियों का कर्ज उतार दिया। कहां से उतारा? जनता की जेब से निकाल के इतना बिल दे के अगर आप कहते हो उसे कर्ज उतार दिया तो भैया जनता को माफ करो, कोई और तरीके अपनाओ। जनता के से पे जेब में से निकाल के आपने वो कर्ज उतार दिया। उसके बाद आप कह रहे हो कि 1000-1500 जो है वो प्रॉफिट में है। उसके बाद युवा पे आए तो कौशल रोजगार की यहाँ बढ़ाइयां हो रही थी। सबसे बेकार जितने कौशल रोजगार से निकले हैं, इतनी सारी भर्तियां मैं गिनवा देता हूं जो आज धरने पे बैठे हुए हैं। 1 साल का रोजगार है और वहां पे कोई मेरिट नहीं, कुछ नहीं, जिसको दिल करता है उसको लगा देते हैं। उसको मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। सीएमआई में हरियाणा नंबर 1, ठीक है। सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो है, ग्रेजुएट जो है हरियाणा में, और हर साल ऐड हो रहे हैं। लाखों बच्चे ग्रुप सी 8-8 लाख दे रहे हैं, कोई 10-10 लाख दे रहे हैं, ग्रुप डी के लिए परीक्षा में आते हैं। उसके बाद 9 लाख तो पुलिस कांस्टेबल में थे पिछले साल। 1,82,000 पद खाली है, ये पड़े हैं। और सरकार का अभी भी जो निकाली भी है इन्होंने, वो भी बता देता हूँ, लगभग 40-50 हजार भर्तियां ये कह रही हैं कि हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे मजबूर हो रहे हैं विदेश जाने के लिए, नशे में यूथ जा रहा है। मैं जल्दी खत्म करूंगा ना से, आप मुझे अनइंटरप्टेड 30-35 सेकंड। हाँ, उसके बाद आती है मूलभूत सुविधाएं। हम बाय इलेक्शंस में गए, हमें पता लग गया सड़कों की क्या हालत है, पानी की क्या हालत है। रजत जी, बहुत सारी बातें इसी बात में एक लाइन में आप कह सकते हैं कि आपकी नजर में ये 9 साल जिसको सरकार बेमिसाल कह रही है, कमाल कह रही है, आप कह रहे हैं उसको बेकार, ये बात है? नहीं, हमको एक केवल बुराई थोड़ी ना करनी है। हम जो फैक्ट्स हैं उसको तो रखें ना। अच्छा, एक अच्छी बात भी बता दीजिए सरकार की है जी। एक अच्छी बात कोई तो होगी इन 9 साल में। कर्ज बढ़ा दिया, सबसे अच्छी बात है। अच्छा, चलिए, जनता के ऊपर कर्ज बढ़ा दिया। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। विदुर रावल जी, एक तो कूट वाली बात पर उन्होंने सबसे पहले सवाल उठा दिया कि या तो आप सबूत दीजिए कोई, वरना माफी मांगिए। आपने तेजा खेड़ा का नाम लिया। दूसरी बात, आपने सारी बातें सुन ली हैं कि कुछ नहीं हुआ, बल्कि कर्ज बढ़ा दिया, ये अच्छी बात हुई है। सब परेशान है, कोई वर्ग खुश नहीं है। प्रदर्शन किसान भी कर रहे हैं, आशा वर्कर भी कर रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स भी कर रहे हैं। पहले मैं सबूत वाली बात पर ही आ जाऊं। 3 कोर्टों ने महंगे वकील खड़े करके, जो बड़े सबूत पेश करके चौटाला साहब को 10 साल तक तिहाड़ भुगतवाया, वो सबूत के आधार पर भुगतवाया। उसके बाद इनके पास इन्होंने कूटने की बात कर, सबूतों का ये कितनी इज्जत करते हैं। इंटरप्ट ना कीजिए। अब आपके मापदंड से चल रहे हैं ना, मैं तो बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं कूट की बात कर रहा हूं भाई साहब, 1 मिनट, सबूत की बात कर रहा हूं, कूट के साथ सबूत की बात कर रहा हूं, ठीक। एक ये डेफोमेशन जरूर लगाएं मुझ पर, जो है मैं चाहता हूं डेफोमेशन की बात ना, ताकि प्रदेश की जनता में इस बात को पुरजोर तरीके से रखा जाए किस प्रकार से कूटा करते थे ये लोग जो है। और ये प्रचलित कहानी तो लोग निकल कर आएंगे।
बताएंगे लोग अपने आप, नहीं जब मेरे पर ये डेफर्मेशन लगाएंगे, मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल आएंगे, बताएंगे कहां पर हुआ। मैं चाहता हूं उनको, मैं वेलकम करता हूं मुझ पर डेफर्मेशन का कल ही केस फाइल विधायकों के बारे में तो कहा है, 3 कोर्टों ने महंगे वकील जो कहते थे सरेआम गोली, बीच में मत बोलिए। देखिए अब ये बौखलाहट है नासिर जी, आप रोक लीजिए। उनका सवाल वो मैं इनकी वाहियात बातें लगातार सुनता रहा और पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनिए नासिर जी, मैंने पिन ड्रॉप साइलेंस में इनकी बातें सुनी है। मैंने नहीं सुनी हो तो मुझे अभी टोक दीजिए नासिर जी, आप या न्याय कीजिए या फिर मुझे पता है ये मिर्ची लगनी है, ये परिवारवादी लोग हैं, इनके लिए परिवार सब कुछ है, हमारे लिए हरियाणा का जन सब कुछ है। इनको परिवार के नाम से मिर्ची लगती है तो दास प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके लिए सब कुछ वही लोग हैं, उनकी दास्ता करनी है इनको, परिवार की बात नहीं। चलिए अब आप लोग बहुत सुंदर लगी, उन्होंने कहा बीच में मत बोलिए रजत जी, बीच में वो ये कह रहे हैं कि किसी के घर को लेकर तेजा खेड़ा किसी का घर है, उसको लेकर आपने कहा कि वहां पर विधायकों को कूटा जाता था। मैं कहता हूं मुझ पर डेफर्मेशन का केस डालिए, मैं दूंगा ना। सुनिए नहीं, उन्होंने एक विकल्प दिया ना मेरे लिए, एक विंडो दी उन्होंने, या तो वो केवल यही कहते हैं कि इस डिबेट में करो, उन्होंने आगे एक विकल्प दिया, या तो ये करो या तो मैं डेफर्मेशन का केस करूंगा। तो मैं वेट कर रहा हूं कि कब जो है उस घर के मालिक आकर मुझ पर डेफर्मेशन का केस करें और मैंने जो बात कही है मैं उसको कोर्ट में डिफेंड करूंगा। प्लीज 1 मिनट रुक जाइए रजत जी, आप कोर्ट में जाने दीजिए ना। आपने मुझे विकल्प दिया, मैंने दूसरा विकल्प ले लिया, ठीक। अब डिबेट का समय जो है ना दूसरे कामों में निकाल लेने दीजिए, वो काम कोर्ट में करेंगे। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, अभय सिंह चौटाला जी को कहिए कि मुझ पर डिफेमेशन का केस करें, मैं कोर्ट में लड़ूंगा इस बात को लेकर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा इन्होंने जो बाल मुकुंद जी ने बहुत सुंदर बात कही थी और मुझे उसके लिए समय दीजिएगा प्लीज। इन्होंने कहा था तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। अभी जो बेरोजगारी पर बड़े बड़े आंसू फेंक रहे थे ना, जो अभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता 2009 से लेकर 2005 तक जो उस समय एसएसबी होता था, अब एचएसएससी हो गया, उसने 11,808 भर्ती की, जिनमें से 3206 वो थी जो अलमारी का पीछे से काटकर जो है, जिसकी वजह से 10 साल तिहाड़ में चक्की पीसिंग करके आए, वो मिलाकर भी 11,808 जमा एचपीएससी की 3317, यानी ये लगभग जो है 15,000 से थोड़ी कम रहती हैं। इससे एक भी अधिक नौकरी दी हो तो इसके लिए भी मेरे पर डेफर्मेशन का केस करना। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 से लेकर 2009 तक 18,020 और 2009 से 14 तक 44,302, ये कुल मिलकर बनती हैं 62,322। इसमें स्कूल सिलेक्शन कमीशन की अगर जोड़ दें 20,777 और 3424 जोड़ दें अपनी एचपीएससी की, तो ये मिलती है लगभग जाकर 86,000 के करीब, जिसकी उन्होंने बात की। हमने पहली जो सरकार थी हमारी, अक्टूबर 2014 से 2019 तक 68,122 एचएसएससी के माध्यम से और 3030 एचपीएससी के माध्यम से दी। अक्टूबर नहीं नासिर जी, ऐसे मजा नहीं आएगा प्लीज नहीं। अभी मजा सर बात यह है कि हमें थोड़ी देर में हम नहीं तो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वक्त की भी मेरे पास कुछ कमी है। अरे सर आंकड़ा पूरा होना चाहिए ना, आंकड़ा आप जल्दी रख दीजिए, आप ठीक है कह देंगे, जल्दी रख। नासिर जी समझिए विषय को, मेरा उनका बता दिया, अपना नहीं बताया तो बात अधूरी रह गई क्या? नहीं रहेगी, आप बता दीजिए। अच्छा, 68,122 जमा 3,030, 71,000 के करीब तो पहले कार्यकाल में हमारे हो चुका, और उसके बाद क्योंकि कोरोना काल तक 1.5 साल तक कोई भर्ती नहीं हो पाई थी शुरू में, पूरे देश के और पूरे विश्व में थी। उसके बाद से अब तक जो है हम जो है वो 40,000 के करीब और दे चुके हैं। 60,000 जो है अगले 2 महीने के अंदर, जिसमें से 32,000 के करीब जो है सी ग्रुप की और 18,000 के करीब डी ग्रुप की, पुलिस की भर्तियां और 14,000 के करीब जिस प्रकार एजुकेशन के टीचर्स की आगे निकल रही हैं और नाना प्रकार की कर रही हैं। मैंने तो 60 बड़ा मॉडेस्ट फिगर लिया है। हम इनसे दुगनी अगर भर्ती अगर 10 साल में ना दे के जाएं तो उसके बाद हम ठीक है। विदुर रावल जी, अब मैं जवाब ले लेता हूं जी बाल मुकुंद जी, क्योंकि विदुर रावल जी थोड़ी वक्त की कमी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सबके साथ वक्त के मामले में न्याय हो जाए। जी बाल मुकुंद जी, लेकिन बाल मुकुंद जी उससे पहले मेरा एक सवाल, विदुर रावल जी अब मेरा एक सवाल है, उस पर आप जवाब दीजिएगा। मेरा एक सवाल है, मैंने जेजेपी के प्रवक्ता टीपू पोंडिया जी से पूछा कि 9 साल में कौन सा कार्यकाल ज्यादा अच्छा रहा, तो उन्होंने कहा कि जो बाद वाला 4 साल का ये ज्यादा अच्छा रहा। इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए पहले वाले की बजाय हम पहले वाला उन्होंने देखा नहीं था बड़े करीब से, हम किस प्रकार से हम लाए हैं इस कश्ती को तूफान से निकालकर। वो तो जब कश्ती में बैठे तब तक वो ठीक है सर, बस इसी में आपके शेयर में पूरी बात हो गई, स्पीड और तेजी से पकड़ी। ठीक है जी, बालमुकुंद जी, तूफानों को भी याद करना पड़ेगा। और एक बार यूनिवर्सिटीज पे बहुत टाइम खर्च हुआ आपकी डिबेट पर, मुझे 5 सेकंड दे दीजिए। 5 यूनिवर्सिटीज आपको 15 सेकंड दिए सर, 5 सेकंड में कुछ नहीं होगा। कौशल विश्वविद्यालय, श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कौशल हरियाणा में खुला, संस्कृत, ठीक, अच्छा, सबसे पहला कैथल के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय, करनाल के अंदर हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय हमने खोला, श्री कृष्ण आयुष जो विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र के अंदर हमने शुरू किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय हमने शुरू किया। सर आप कहाँ रहते हैं? ठीक है विदुर रावल जी, बालमुकुंद शर्मा जी, जल्दी से महाविद्यालय खोलकर गए थे, ठीक है उनकी संख्या 180 के करीब, बालमुकुंद शर्मा जी, 48 सालों में 107 और केवल 9 सालों में 180 तक पहुंचा दी, दुगने कर दिया आपसे ज्यादा। बोल रहे हैं अब मेरा समय है, आप लोग अब बोलने दीजिए, विदुर रावल जी उन्हें बोलने दीजिए, बालमुकुंद जी बोलिए। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, 40,000 कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली। मैं ये कहता हूँ, मैंने 19 यूनिवर्सिटी गिनाई, इन्होंने 5 गिनाई, 5 बताओ, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी इनके टाइम में, सारी हमारे टाइम में। एक बार मेरी बात सुनिए, फिर बताइए आप ये जो कैथल वाली यूनिवर्सिटी है, कौन सी झूठी है, बताओ, मिट्टी पर होने लग रहा है। ये जो कैथल में से कौन सी झूठी है? ये जो कैथल यूनिवर्सिटी है इसमें, ये जो मैं बताता हूँ, एक बार जो मुंदड़ी यूनिवर्सिटी है उसकी तो अभी मिट्टी अर्थ फीलिंग होने लग रही है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी जमीन पे, अर्थ फीलिंग हो रही है। हाँ मैं बता रहा हूँ, कोई क्लास अर्थ फीलिंग हो रही है। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, अभी तो यूनिवर्सिटी में अर्थ फीलिंग हो रही है। मैं तो स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, पहले डीपीसी लगेगी, आपने प्लांट का नाम लिया झांडली में, वो आप पूरा करके गए थे, तो पूरी करी ना 9 साल झांडली से। ये क्या बात कर रहे हैं सर? मुझे हाँ मेरी बात, आप क्या कर रहे हैं? आप गवर्नमेंट कॉलेजों को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट बताने भूल गया। चौधरी हमने तो बंसीलाल देखिए नासिर जी, विदुर रावल जी की बात थोड़ी सुन लीजिए। मैंने जर्जर में एम्स बना, एम्स पर 2 आप पूरी बात सुन लीजिए। मैं ये नहीं कहता, चलो मेरी बात सुनो, मैंने 19 कहा, इन्होंने 5 बनाई, तो तुम किसकी ज्यादा हुई? हमने 4 प्लाट लगाए देश में, 1 प्लाट लगाए, आपकी कहाँ हुए? हमने एम्स बनाया, हमने एम्स, अरे सर वो दुकानों को यूनिवर्सिटी बोलते थे आप, हमने एम्स बनाया, दुकानों को यूनिवर्सिटी बोलते थे आप। जज्जर में आप पता कर लीजिए, मानेठी में एम्स बन गया क्या जज्जर में? आपने कितनी मेट्रो लेके आए? आप सारी चीज मेरे साथ साथ चलते रहिए, बोलते रहिए, मैं बोलता रहा। हाँ जज्जर में एम्स बन गया, वहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर पे का ओपीडी मैं सर पता क्या है, देखिए आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं कागज पूरे लेके बैठता हूँ। ओपीडी हमारी सरकार में शुरू हुई, आप ये बताइए मेट्रो कितनी लेके आए आप? हमारी सरकार में शुरू हुई, फरीदाबाद लेके, लेकिन हमारी सरकार के निर्माणाधीन काम को नहीं मानेंगे। देखिए छोटे भाई ऐसा नहीं, जो देखो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का नाम क्या है इस देश में? कांग्रेस का नाम ही काम करना कांग्रेस है। देखिए कितने मेडिकल कॉलेज, हमारा काम सरल बेसिक है, सारे विषयों में सराहना होती है कांग्रेस के काम के। नहीं, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं, आपका तो कोई पूरा ही नहीं हो रहा है। आप कितने पूरा ओपीडी खोल के मेडिकल कॉलेज थोड़ा होता है, मेडिकल कॉलेज में कितने बेड हैं, कितने बेड आपने दे दिए, कितने ऑपरेशनल है, कितने इंस्टीट्यूट में क्या हुआ? 15 मेडिकल कॉलेज आप 3-4 चीजें मेन बता दो कि ये जो इंस्टीट्यूट हमारा कंप्लीट होकर शुरू हो रहा है। जैसे हमने मीरपुर यूनिवर्सिटी का मैंने नाम लिया, हमने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का नाम लिया, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का नाम लिया, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का नाम भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, और मेडिकल कॉलेज अलग से है वहाँ पर फूल सिंह में, और पीजीआई हमने अपग्रेड किया, और उसमें ठीक है बालमुकुंद जी, आप ये देखो जींद में मेडिकल कॉलेज बनाया, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के कांग्रेस के मुकाबले काम नहीं किया आपने। ठीक है बालमुकुंद जी, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया। आखिरी प्रतिक्रिया आपकी रजत पंडेटा जी, फिर मैं आता हूँ मेरे पिताजी अगले दिन वो यूनिवर्सिटी बन गया। जी रजत जी आप कुछ कह रहे थे? ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं। हाँ जी नासिर जी, ऐसा है, पहली बात तो इन्होंने स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के पैतृक निवास को, उनका पैतृक निवास है तेजाखेड़ा, जिनको ये बहुत सम्मान की बात करते हैं, और उन्होंने सीधा स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के पैतृक निवास के बारे में जो आज टिप्पणी करी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए ये क्षमा याचना भी नहीं मांग रहे और उन्हीं के साथ मिलकर सरकार भी चला रहे हैं। दूसरा रही बात आपने पहले वाला पूछा, तो जजपा के ही जो है आज डिप्टी सीएम, वो पानी पी के कोसते थे, जो पहले वाला टर्म था बीजेपी का, और वो सूदी छिपकली और वो पीएचडी बच्चे चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
और बहुत सी टिप्पणियां जो है जेजेपी वाले जो हैं ये इनके लिए करते थे, जो पहले वाला कार्यकाल था इनका। दूसरा, इन्होंने कई योजनाएं के बारे में बात हो रही थी, तो योजनाओं के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है केवल 19% काम हुआ है उसमें। उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना में केवल 45%, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन केवल 27%। उसके बाद मैं थोड़े से इनकी जो योजना है उस पर और प्रकाश डालना चाहूंगा, जिसमें आयुष्मान भारत योजना में घोटाला, प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला, अंबाला फुटबॉल स्टेडियम में 46 करोड़ का घोटाला, हरियाणा राज्य फार्मेसी में घोटाला, बिजली वितरण निगम में घोटाला, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में घोटाला, नगर निगमों में घोटाला, देश आमलात में घोटाला, और कहीं ऐसे जो इनके बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े घोटाले सरकार में हुए हैं। और ये बात करते हैं हमने बड़े स्टेडियम्स बनवाए, अब वर्ल्ड कप चल रहा है, अरे हरियाणा में एक मैच ही करवा लेते। जो भाजपा सरकार 10 साल में हरियाणा में इतने वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, गुड़गांव में, पंचकुला में, आपने कितने मैच करवाए हरियाणा में? आप एक गुजरात में एक वर्ल्ड कप का 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे हम, श्रीलंका उसके साथ ही करा देते, 2011 में कितने मैच हुए थे हरियाणा में? अफगानिस्तान का ही करा देते कम से कम। आपकी भाजपा की सरकार है। कुछ एक दो बातें और कहना चाहूंगा। इन्होंने बात करी, 5 स्कूल बंद करने का काम किया। इन्होंने CAG की रिपोर्ट को भी, जो माइनिंग का घोटाला हुआ और जो इनकी जो फिगर्स है कर्ज की, उसमें भी ये गलत फिगर्स इन्होंने देने का काम किया। रजत जी, मैं माफी के साथ, क्योंकि वक्त और इजाजत नहीं देता, मैं फिर से जवाब ले लूंगा, लेकिन कुछ बातें आपने उठाई थी जेजेपी से संबंधित भी, कि उनके साथ भी मिलकर सरकार चला रहे हैं, और ताऊ देवीलाल का आपने जिक्र किया। टीपू पोड़िया जी, 32.9% मनरेगा का बजट घटाया। ठीक है रजत जी, टीपू पोड़िया जी। हाँ नासिर जी, जैसे NLD के प्रवक्ता जो रजत पजेटा जी कह रहे हैं कि जेजेपी ने मिलकर के बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि चौधरी देवीलाल जी के समय से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ समय समय पर गठबंधन होता आ रहा है। और रही बात सरकार चलाने की, बीजेपी के साथ गठबंधन करने की, तो देखो हमारा जो अलायंस हुआ है वो पोस्ट अलायंस हुआ है, इलेक्शन के बाद जो अलायंस हुआ है, और वो जनता का दिया गया फैसला है। अगर जनता चाहती कि जननायक जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बने तो जेजेपी को 46 सीटें देती। 10 सीटें हमारे पास आई हैं। अगर जनता चाहती कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सरकार बने, पूर्ण रूप से बहुमत आए, तो भारतीय जनता पार्टी को 46 सीटें देने का काम करती। अगर जनता चाहती कांग्रेस की सरकार बने तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देने का काम करती। ये तो जनता जनार्दन का फैसला है कि जनता ने जिसको जितना जनमत दिया उस जनमत को हमने स्वीकार किया, और हरियाणा प्रदेश के हित में एक अपनी सोच को, जो वादे हमने जनता को किए थे उनको पूरा करने के लिए हमने गठबंधन में जाने का फैसला लिया। और आज उसी का नतीजा है कि गठबंधन में जाने का ही नतीजा है कि जो हम युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% का आरक्षण लागू कर पाए, आज उसी गठबंधन का ही नतीजा है, उसी कलम की ताकत का नतीजा है कि आज हम महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिलाने का काम कर पाए। आज उसी गठबंधन का नतीजा है कि आज हरियाणा में इंडस्ट्रियल हब के साथ साथ एविएशन हब भी बनाने का काम कर पाए। आज उसी गठबंधन का नतीजा है कि सोनीपत जिले के खरखोटा में मारुति का मदद प्लांट बन रहा है, जिसमें 33,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी। और आज उसी गठबंधन का नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सोना के अंदर IMT में जो जैपनीज बैटरी भी ठीक है सर, ठीक है सर, विदु रावल जी, विदु रावल जी, गठबंधन का नतीजा है जो इतने अच्छे काम हुए हैं, ये बात सही है? क्या सवाल देखिए कैसे जवाब देंगे इसका? कोसते रहे पानी पी पी के एक दूसरे को पिछले कार्यकाल को कितनी, आप सबसे ज्यादा तो इन्होंने ही बोली है बात। और हम वो वीडियोस मौजूद था सोशल मीडिया पे, लेकर आए हैं डेफामेशन के केसेस को मंत्र बनाकर, अनिल विज जी वाला एक हरियाणवी एक का मंत्र बनाकर हमने निरंतर काम किया। आज जो है, रजत जी रुक जाइए, मुझे बोलने के लिए कहा गया, नासिर जी मुझे बोलने के लिए बस आखिरी प्रतिक्रिया, बस मैं हमने हरियाणा एक को मंत्र बनाकर किस प्रकार से हरियाणा के गरीब के उत्थान के लिए काम किया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सरकार ने कहा और सरकार के सहयोगी दल ने कहा कि हमारी सरकार में बेहतर काम हुए हैं, विकास हुआ है, हर वर्ग का भला हुआ है। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि ये 9 साल भी बेकार रहे और गठबंधन के 4 साल भी बेकार रहे, कोई काम नहीं हुआ। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जब जनता की अदालत में
अलग अलग पार्टियां जाएंगी तो जनता का फैसला क्या होगा। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।